हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 10th है। इससे प्रीवियस सेशन में हमने वायुदाब के बारे में डिस्कशन किया था, उसके जनरल पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, वो किन किन कारणों से प्रभावित रहता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने तीन बल के बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ा था। पहला दाब प्रवणता बल के बारे में पढ़ा था, जो पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यूनिवर्सल लॉ है। उसके बाद में हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स है यानी जो घर्षण बल है उसके बारे में पढ़ा कि पवनों की जो गति होती है वो घर्षण की वजह से प्रभावित होती है। उसके बाद में हमने जो थर्ड नंबर लॉ पढ़ा था वो कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें हैं वो अपने दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है, वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में पवनें हैं वो अपनी दिशा से बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। और उसी प्रकार से जो कोरियोलिस फोर्स है वो जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर मैक्सिमम पाया जाता है, और जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ पर मिनिमम रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, इसी वजह से जो डोलड्रम पैटी है दोनों साइड में, विषुवत रेखा के दोनों साइड में 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी देशांतर के बीच, अक्षांशों के बीच में, सॉरी, तो वहाँ पे जो साइक्लोन है वो क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, साइक्लोन क्रिएट नहीं होने का एक मेजर कारण ये है कि कोरियोलिस फोर्स की वहाँ पे अनुपस्थिति है, उसकी वजह से पवनें विक्षेपित नहीं हो पाती है या सर्कुलर मोशन नहीं बना पाती है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 10th है उसका जो मेजर पोर्शन है दूसरा डिस्कस करते हैं। इसमें हम वायुदाब एवं पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में ये चीज़ें डिस्कस की थी, और इसमें हमने पढ़ा था कि पवनों की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उसका वेग होता है, वो किन किन कारणों से प्रभावित रहता है। ठीक है, तो इसमें हमने दाब प्रवणता बल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ा, कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा, और जो चौथी चीज है वो है वायुदाब एवं पवनें। जो वायुदाब यानी जो एयर प्रेशर और जो विंड्स होती है उनका क्या मूवमेंट रहता है, कि पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। यानी जो पवनों को उत्पन्न करने वाले बल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो उसका वेग है, कितने स्पीड से पवन जा रही है और किस दिशा में जा रही है। ठीक है, उसी प्रकार से पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडल में जाते हैं तो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही सतह से थोड़ा ऊपर जाते हैं, कहने को तो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर के आसपास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लगभग धीरे धीरे कम होना लग जाता है। तो वहाँ पे जो पर्वत पठार मैदान ये सारी चीजें होती है ये लगभग 1 किलोमीटर से पहले आ जाती है। तो इस वजह से जो पवनों की डायरेक्शन है वो और स्पीड है वो ऊपरी जो वायुमंडल है वहाँ पे सतत चलती है। अब नेक्स्ट है कि और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स है उसकी वजह से कंट्रोल रहती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाती है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तब क्या होता है कि जो पवनें होती है वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो समदाब रेखाएं हैं, ठीक है, वो सिमिलर चल रही है, यानी समान दाब वाली रेखाएं हैं। वो यदि एक स्ट्रेट लाइन में होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस मैप में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे ये विषुवत रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ये जो समदाब रेखाएं हैं ये एकदम मतलब स्ट्रेट वे में चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इनको बाधित करने वाली कोई चीजें नहीं है। वहीं पे उत्तरी गोलार्ध में देखिए, ठीक है, यहाँ पे गेयर्स बना रही है। ठीक है, तो ये गोल गोल मतलब अलग अलग शेप में जो सर्कुलेशन मोशन है उसमें चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जो वायुदाब रेखाएं हैं, यहाँ पे जो पवनों की स्पीड है वो भी हाई रहती है अपेक्षाकृत, और फ्रिक्शनल फोर्स की यहाँ पे मिनिमम प्रेजेंस रहती है। ठीक है, अब उसी प्रकार से, अब इसी कारण से हम जो जी एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दे रखी है, डीप जियोग्राफी पढ़ेंगे, सविंदर सिंह उस्ट्रा में देखेंगे कि जो प्रचंड 50 है, गरजती 40 है, मतलब चीखती 40 है, प्रचंड 50, और एक और जो 60 डिग्री अक्षांश होते हैं, यहाँ पे एक पवन और चलती है, उसको एक अदर नाम से जानते हैं, वो भी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, प्रचंड 50, चीखती 40, गरजती 60। हाँ ठीक है, ये तो तीन नाम है। ठीक है, कहने का मतलब एक जो सिस्टमेटिक वे में इनको बोला गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये दक्षिणी गोलार्ध में एक स्ट्रेट लाइन के रूप में चलती है। ठीक है, समदाब रेखाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो इसके फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये पवनें भू विक्षेपी यानी जो जियोस्ट्रोपिक जो पवनें होती हैं, विंड्स होती है, उसके नाम से जानी जाती है। तो अभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भू विक्षेपी पवनें या जियोस्ट्रोपिक पवनें क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बात बेसिक होनी चाहिए आपके पास में कि जो समदाब रेखाएं हैं
उसके समानांतर जो पवनें चलती है, ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में, उनको हम भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। भूविक्षेपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे 708 मिलीबार, फिर उसके बाद में 704 मिलीबार, यानी इधर प्रेशर ग्रेडियंट है वो इस साइड में कम हो रहा है, ठीक है। तो कोरियोलिस बल है, ठीक है, कोरियोलिस बल यहाँ पे है, ठीक है। उसी प्रकार से जो भूविक्षेपी पवनें है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसी प्रकार से जो क्षैतिज दाब प्रवणता है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की विपरीत होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो सेम है दोनों का, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है भूविक्षेपी पवनों की, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि निम्न दाब क्षेत्रों के चारों ओर पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। यानी जो लो प्रेशर क्षेत्र है, ठीक है, लो प्रेशर क्षेत्र में जो सर्कुलर मोशन में विंड्स आ जाती है उनको क्या कहते हैं? चक्रवात, ठीक है। उच्च वायुदाब क्षेत्रों में, उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। यानी लो प्रेशर से विपरीत जो कंडीशन होती है वो हाई प्रेशर के चारों ओर होती है। इन प्रणालियों को पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। यानी जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है इनमें चक्रवात और प्रति चक्रवात की जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है। यदि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है, तो आप चक्रवात से संबंधित कैसा भी कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप कर लोगे, चाहे फैक्चुअल हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे असर्टेन रीजन हो, चाहे बड़े बड़े 3-4 जो पैराग्राफ टाइप के ऑप्शन दे दिए हो, तो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दाब पद्धति का याद होना जरूरी है कि ऊपर लिखा हुआ है चक्रवात और नीचे लिखा हुआ है प्रति चक्रवात, यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे है लो प्रेशर और यहाँ पे है हाई प्रेशर, यानी केंद्र में दाब की दशा, यानी जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है वहां पे प्रेशर कैसा है, निम्न है या उच्च है। उसी प्रकार से ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब पवनों की दिशा का प्रतिरूप जो पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन है वो किस टाइप का बनेगा? अब आपको याद रखना है ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब चक्रवात के केंद्र में तो लो प्रेशर होता है, आपको ये तो पता है, ठीक है। ये चीज यहाँ से याद नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चक्रवात होंगे वो उत्तरी गोलार्ध में कैसे बनेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो विंड की डायरेक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, ये चक्रवात है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का मतलब है, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, सॉरी, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, पवनों की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में घूमेगी। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में यदि लो प्रेशर क्रिएट हुआ यानी चक्रवात क्रिएट हुआ तो पवनों की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की सुई की दिशा में होगी। उसी प्रकार से जो प्रति चक्रवात है सेंटर में हाई प्रेशर रहता है, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। उसी प्रकार से जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज रहती है डायरेक्शन हाई प्रेशर की। हाई प्रेशर में जो विंड होती है उनकी जो डायरेक्शन होती है, पैटर्न बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज बनता है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। तो अभी एक सिंपल वर्ड में जो मेन जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, ठीक है। वो अल्फाबेट याद कर लेना। आपको जो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन पूछे, मूवमेंट पूछे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में करेक्ट होगी 100%, ठीक है, यदि ध्यान से ये चीज़ें कर लोगे। अब यहाँ पे है साइक्लोन और यहाँ पे है एंटी साइक्लोन, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब आपको ये बात पता है कि साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो एंटी साइक्लोन होता है उसके सेंटर में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। बिल्कुल भाई साहब, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और यहाँ पे है सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पवनों की दिशा का प्रारूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एस सी होगा, यहाँ पे सी होगा। अब इसका उल्टा होगा वापस, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे एस सी होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, डायग्राम है, ठीक है। और पवनों की जो डायरेक्शन है उसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ठीक है। ये जो प्रति चक्रवात है, ठीक है, एंटी साइक्लोन, सॉरी एंटी साइक्लोन है, सेंटर में क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? पवनों की दिशा क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बात सिंपल बात है, 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आगे बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न और उच्च दाब के चारों ओर पवनों का संचरण ऊंचाई के साथ होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित नहीं होता है। यानी जो हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर वाला जो चक्रवात और प्रति चक्रवात का जो अपर एयर सर्कुलेशन जो होता है ना, वो कई बार समान नहीं रहता है, कई बार बिगड़ जाता है। प्राय निम्न दाब क्षेत्रों के चारों ओर अभिसरित होती है और ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतरण होगा और धरातल पर अपसरित होगी। कहने का मतलब इस डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, ठीक है। अभिसरण का मतलब है कि यहाँ पे लो प्रेशर है,
ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब पवने नीचे आ रही है, यहाँ पे ऊपर उठ रही है, ठीक है। अभी इतना ही बोला है। नेक्स्ट है कि अभिसरण के अतिरिक्त वायु बर्मील रूप से संवहन धाराओं और पर्वतों के साथ और वाताग्र के सारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने और वर्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब जो सिंपल बात है, जब ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ेंगे हम, जो पर्वतीय वर्षा पढ़ते हैं, तो उस समय क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पश्चिमी घाट है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे ये पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, ठीक है। तो पवने होती है जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है, उसकी पवने जैसे ही पश्चिमी घाट से टकराती है तो ये ऊपर उठने लग जाती है, ठीक है। हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडिया की डिस्कस की थी, उसमें मानसून में ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की थी। तो जैसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने पश्चिमी घाट से टकराती है तो क्या है कि ये ऊपर उठने लगती है। अब जैसे ही पवने ऊपर उठती है, तो इसी चैप्टर में प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि पवने जब ऊपर उठती है तो वायु संगठित होने लगती है, यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। जब एक इमेजिन कीजिए, यहाँ पे सतह पर ये एयर का इतना बड़ा पार्सल है, अब जैसे ये ऊपरी हवा में गया तो इतना सा हो गया, तो इसमें जो ह्यूमिडिटी थी वो इतनी बड़ी, मतलब इतनी मात्रा में थी, वो ऊपर जाके इतनी सी हो गई। तो यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कहने का मतलब जो आर्द्रता है वो इसकी लगभग 100% के आसपास पहुंच गई है। तो जैसे ही यहाँ पे जो बादल संघनित होंगे तो यहाँ पे वर्षा होगी, ठीक है। अब जैसे ही पूर्वी जो पश्चिमी घाट है, इसके पूर्वी ढलान में पवने उतरेगी तो शुष्क हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे पवने सारी वर्षा यहाँ पे कर देगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। जहां पर पवनों का अभिसरण होता है वहां पे पवने ऊपर उठेगी, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। और पवने ऊपर उठते हुए वर्षा करेगी, ठीक है। उसी प्रकार से विश्वोत्तरीय के क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है। और यहाँ से क्या करती है, पवने आर्द्रता ग्रहण करके ऊपर उठती है और ऊपरी वायुमंडल में ये वापस अभिसरण हो जाता है पवनों का, ठीक है। अब ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण होने के बाद में क्या करती है, पवने वापस दूसरी डायरेक्शन में जाती है और वहां से क्या करती है, पवने नीचे उतरती है, ठीक है। यहाँ से अभिसरण हो रहा है, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे अभिसरण तो यहाँ पे हो रहा था लो प्रेशर पे, और अपसरण कहाँ पे हो रहा है, हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो ये बेसिक इसका सर्कुलेशन है। एक बार इस 3D डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे जो पवने हैं, ठीक है, ये डोलड्रम है, ठीक है, विश्वोत्तरीय के क्षेत्र है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब जहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। उसी प्रकार से यहाँ पे वेस्टर्लीज है, ठीक है, यहाँ पे जो पोलर ईस्टर्लीज है, ठीक है। तो ये एक जो घेर बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे पवने ऊपर उठ रही है, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में देखिए ये पवने ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे वर्षा हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैन वर्षा होने का कारण ये है कि जैसे जैसे पवने असेंड होती है, ऊपर उठती है, तो अपने साथ में जो आर्द्रता है वो खोती जाती है। तो यहाँ से चीजें क्लियर हो गई सारी कि अभिसरण के अतिरिक्त वायु बर्मील रूप से संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने और वर्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी वर्षा के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो किस समय होती है, अभिसरण के टाइम में होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। अब नेक्स्ट है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, जो जनरल सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर का, वो किस डायरेक्शन में किस टाइप से होता है, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं कि भूमंडलीय पवनों का प्रतिरूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी जो भूमंडलीय जो पृथ्वी के ऊपर जो पवने चलती है ना, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, इनका जो सर्कुलेशन है वो किस वजह से प्रभावित रहता है, किस पर निर्भर करता है। पहला है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, यानी जो लैटिट्यूड वाइज जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी आती है वायुमंडल में, ताप में अक्षांशीय भिन्नता। दूसरी बात बोली है कि वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, यानी जो वायुदाब पेटियां होती है, जो एयर प्रेशर बेल्ट होते हैं, उनकी उपस्थिति। वायुदाब पेटियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, यानी जो वायुदाब पेटियां होती है वो सौर किरणों के साथ में विस्थापित होती है ना। हमने पढ़ा था कि समर सीजन में जो वायुदाब पेटियां हैं वो उत्तर दिशा में मूव करती है और विंटर सीजन में दक्षिण दिशा में मूव करती है, ठीक है। तो वो सेम बात यही है। महासागरों व महाद्वीपों का वितरण, अब हमने दक्षिणी गोलार्ध में पढ़ा था कि महाद्वीप, दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप के पोर्शन कम है, इस वजह से पवनें सतत चलती है। वहीं पे उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे चेंजेस ज्यादा आते हैं। और पांचवी बात है पृथ्वी का घूर्णन, यानी जो रिवोल्यूशन सॉरी रोटेशन होता है ना पृथ्वी का अपने अक्ष पर, उसकी वजह से भी चेंजेज आते हैं। अब नेक्स्ट है वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यानी जो वायुमंडलीय पवनों का प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पवन का जाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। उसी प्रकार से जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है वो महासागरीय जल को भी गतिमान करता है। अब इमेजिन कीजिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यदि महासागरीय सतह है वहां पर कोई पवन चल रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो जल की ऊपरी सतह है उसको भी वायु अपने साथ में लेके जाती है, ठीक है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। अब इमेजिन कीजिए विश्वोत्तरीय के क्षेत्र है, वहां से
एक उत्तरी विषुवतरेखीय महासागरीय धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। और ये दक्षिणी अमेरिका के कोस्टल एरिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार इस मैप में देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम के साथ में, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, रेडनेस कम करते हैं। अब यहाँ से उत्तरी जो विषुवतरेखीय धारा है वो जाती है और दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप है इससे टकरा के बाइफरकेट हो जाती है, एक दक्षिण में जाती है, दूसरी उत्तर में चली जाती है। अब ये क्या करती है, आगे जाती है, ठीक है, आगे जाके यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड है, यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है इसको इम्पेक्ट करती है, और ये धीरे धीरे आगे जाती है और यहाँ उत्तरी सागर तक, कहने का मतलब जो आइसलैंड है, नॉर्वे है, इनके कोस्टल एरिया में यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होने का मेन कारण क्या है, गल्फ स्ट्रीम का जो उत्तरी प्रवाह है गल्फ स्ट्रीम का, उसकी वजह से यहाँ पे इस वाले रीजन में टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों हो जाता, विश्वतरेखा के पास में जो हीटिंग थी ना उसको ट्रांसफर कर दिया इस वाले रीजन में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। तो इसका मेन वजह यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक चित्र जो विवरण है वो 10.6 में है, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है 10.6 में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत मतलब कहने का मतलब चीजें मिक्स कर दी है, सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। पहला यहाँ पे ये है भूमध्य वर्त, ठीक है, एक मिनट, ये है भूमध्य वर्त। अब यहाँ पे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी व्यापारिक पवन है। इनकी डायरेक्शन क्या है ये अभी देखेंगे हम। इनको बोलते हैं हेडली सेल, ठीक है। हेडली सेल इधर भी है और यहाँ पे भी है। उसी प्रकार से जो पछुआ पवने है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने और व्यापारिक पवनों के बीच में जो एरिया है वहां पे हाई प्रेशर बनता है, उच्च प्रेशर है। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे वापस उच्च दाब आ गया, ठीक है। यहाँ पे वापस निम्न वायु दाब आ गया, ठीक है। और यहाँ पे उच्च दाब आ गया, ठीक है। ये उच्च ध्रुव और सॉरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, देखिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये पवने दक्षिणी गोलार्ध से भी इधर आ रही है, उत्तरी गोलार्ध से भी आ रही है। एक मिनट थोड़ा साफ करते हैं। पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तीर का निशान है, ठीक है। अब जैसे ही पवने विषुवतरेखा के ऊपर आएगी, ठीक है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के पास आएगी, भूमध्य वर्त के आसपास, यहाँ पे क्या करेगी, पवने ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। पवनों का अभिसरण हो जाएगा, ठीक है, पवने ऊपर उठ जाएगी और दोनों दिशाओं में विक्षेपित हो जाएगी, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। और वापस क्या करेगी, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है यहाँ पे नीचे उतरेगी, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे उतरेगी। तो ये जो एक घेर बन रहा है ना, ऊपर उठना, वापस उत्तर की तरफ जाना, वापस नीचे उतरना, ये बनता है हेडली सेल, ठीक है। और वैसा का वैसा एक घेर बनता है फेरल सेल, जो कहाँ पे बनता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री की बनती है, ठीक है। उसी प्रकार से ध्रुवीय कोष्ठ बनती है, कोष्ठ का मतलब सेल होता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेलों का निर्माण हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, एक मिनट, इसमें चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यहाँ पे ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा पे जो रेड लाइन, जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर जो सॉरी लो प्रेशर वाली पवने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से ये ऊपर चढ़ी, ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगी। अब जैसे ही पवने ऊपर जाएगी ऊपरी वायुमंडल में, वापस इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक ब्रांच है उत्तर में चली जाएगी, एक दक्षिण में चली जाएगी, और 30 डिग्री के आसपास क्या करेगी, ये वापस नीचे उतरेगी। तो जो जितने कितने ही मरुस्थल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सहारा मरुस्थल हो गया, अरब मरुस्थल हो गया, इंडिया वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि मरुस्थल बनने का एक मेजर कारण यहाँ पे यह है कि यहाँ पे पवने नीचे उतर रही है, नीचे उतरती हुई पवने वर्षा कम करती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट बनते हैं, इधर पेंटागोनिया डेजर्ट है, ठीक है, कालाहारी नामीबिया नूबियन डेजर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्षा कम होती है, इस वजह से डेजर्ट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इधर जो मैक्सिको का जो डेजर्ट है, ठीक है, इस वजह से ये कहाँ पे स्थित है, ये अभिसरण सॉरी अपसरण क्षेत्र है ना, पवने जहाँ पे नीचे उतरती है ना, वहां पे स्थित है, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा के 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो सेल बनती है उसको बोलते हैं हेडली सेल। और उसी प्रकार से जो पवने हैं वो वापस 30 डिग्री के आसपास दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में जाती है, यानी दक्षिणी दिशा और उत्तरी दिशा में जाती है, और 60 डिग्री के आसपास वापस ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेल बनता है, फेरल सेल बनता है। और जो तीसरा सेल है मेजर वो है पोलर सेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमने जो एक तो मरुस्थल बनते हैं उनका मेन कारण क्या है वो भी चीजें देख ली, और एग्जाम में ये डायरेक्शन पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल का डायरेक्शन पूछ लेंगे विषुवत रेखा से, या तो आपसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ वाला पूछेगा या ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ पूछेगा। तो याद रखना हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे ये सर्कुलेशन बन रहा है, ठीक है। अब हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि विषुवत रेखा पर जो शोभ सीमा है यानी शोभ मंडल है वो 13 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर के आसपास है। तो अब आप इमेजिन कीजिए 3D डायग्राम देखिए, यहाँ से ये कितनी हाइट पे है, ठीक है। जैसे ही ध्रुवों पर जाएगा इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 3D डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सेम वैसा ही पैटर्न हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपने 3D डायग्राम देखते ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे डोलड्रम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, बादल बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से वर्षा होती है, जैसे ही पवनें ऊपर चढ़ती है असेंड होती है तो यहाँ पे वर्षा करती है, ठीक। तो ये 3 घेर बनते हैं, पहला है हेडली सेल, दूसरा है फेरल सेल, तीसरा है पोलर सेल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ठीक है। तो चलिए अब ये जो आगे पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि उच्च सूर्यताप व निम्न सूर्यताप में होने वाले अंतर यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संयमन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। यानी विश्वत रेखा के ऊपर जो वायु धाराएं हैं जो ऊपर उठती है ना, उसी को आईटी, उस वाले रीजन को ITCZ बोलते हैं। उष्ण कटिबंधों से आने वाली पवनें इन निम्न वायुदाब क्षेत्रों में अभिसरण करती है और अभिसरित वायु संहत कोष्ठों के साथ में ऊपर उठती है। यानी अभिसरण होने के बाद में वायु ऊपर उठ रही है, ठीक है। यहाँ पे पवनें अभिसरण कर रही है, ठीक है। पवनें अभिसरण करते ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक मिनट, इस वाले रीजन में पवनें अभिसरण कर रही है, अभिसरण करते यहाँ पे जो तीर का निशान है वो ऊपर की साइड में, तो पवनें ऊपर उठ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये सौभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। उसी प्रकार से इसके परिणाम स्वरूप 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है और इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है। अवतलन का मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ से जो वायु ऊपर उठती है वो क्या करती है, 30 डिग्री के अक्षांश के आसपास नीचे उतरती है वापस। देखिए यहाँ पे नीचे उतर रही है, ठीक है। यह कुपोषण उच्च वायुदाब केंद्र क्षेत्र बनता है, यानी जब यहाँ पे हाई प्रेशर क्षेत्र क्रिएट होता है। अवतलन का एक कारण यह भी है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो ठंडी हो जाती है और धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वर्त की ओर पूर्वा पवनों के रूप में बहती है। यानी पवनें विषुवत रेखा के पास से ऊपर उठी, ऊपरी वायुमंडल से उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ गई, यहाँ पे वापस असेंड हुई 30 डिग्री के आसपास, और जैसे ही ये असेंड होगी तो वापस जो ये आपको पवनें दिख रही है ना, ये रेड एरो के निशान में, ठीक है, ये है ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो ये इसके रूप में वापस विषुवत रेखा के पास में इस साइड में आती है। अब नेक्स्ट है कि विषुवत वर्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ पर मिलती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ यानी सेल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऐसे कोष्ठों को हेडली सेल, यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ बनते हैं उनको हेडली सेल बोलते हैं, फेरल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक तो हेडली सेल हमने ये पढ़ा, उसी प्रकार से दूसरा है वो फेरल सेल है ये। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। इन कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ के नाम से जानते हैं। ये तीनों कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं, यानी जो जनरल पैटर्न बनता है उसको डिसाइड करते हैं, और तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। यानी जो टेम्परेचर, जो तापीय ऊर्जा है यानी जो थर्मल एनर्जी है, उसको ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ ट्रांसफर करती रहती है। यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ तो जो ठंडी पवनें हैं वो आती है, और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ गर्म पवनें जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका सर्कुलेशन का पैटर्न है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहद पैमाने पर चलने वाले पवनें धीमी और अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। यानी जो पवनें चलती है ऊपरी वायुमंडल में वो महासागरीय धाराओं को भी प्रभावित करती है। महासागरीय वायु का जल वाष्पन प्रदान करती है, यानी महासागरीय वायु को ऊर्जा व जल वाष्पन प्रदान करती है। यह अंतर संबंध महासागरों में विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमा होता है। यानी जो ये अंतर संबंध है, यानी जो इनके दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशन है, ये महासागरों पर के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमा होता है। यानी क्योंकि महासागर सब विशाल होते हैं, विशाल क्षेत्र होते हैं, तो इनमें जो टेम्परेचर और जो विंड की डायरेक्शन है उनमें जो मूवमेंट आता है उसकी वजह से ये थोड़ी धीमी हो जाती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मौसमी पवनें, ठीक है। मौसमी पवनों के बारे में बोल रहा है कि पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। ये बदलाव अत्यधिक तापन, पवन और वायुदाब में पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण आता है। जो मौसमी पवनें होती है, जो हमने पीरियोडिक विंड्स पढ़ी थी,
ठीक है। तो जो जैसे मानसून विंड है हर 6 महीने में अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, तो इनका मेन कारण क्या है? तापन, पवन और उसमें वायुदाब की पट्टियों का विस्थापन है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक और स्पष्ट प्रकार का विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसून जो पवने हैं उनमें बदलाव में देखा जा सकता है। अब हमने जो मानसूनी पवने हैं उनके बारे में जो अध्याय पढ़ा था, तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसमें डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय जो विसंगतियां हैं उनका नीचे वर्णित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्थानीय पवने और स्थल और समुद्री समीर के बारे में दिखाया गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इनबॉक्स में इंफॉर्मेशन है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है उसका महासागरों पर क्या प्रभाव रहता है। जैसे वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म और ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तटों की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी जलधाराएं का स्थान ले लेती है। और पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। यानी जो पेरू के तट पर जो गर्म धाराएं आती है, पेरू के तट पर सामान्यतः क्या होता है, एक मिनट इस डायग्राम में देखते हैं। जो पेरू तट है, यहाँ पे जो पेरू तट है यहाँ पे सामान्यतः क्या है, यहाँ पे ठंडी पवन चलती है जिसको हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही गर्म पवन जो प्रशांत महासागर की गर्म जो जलधारा है वो इस वाले डायरेक्शन में आ जाती है, तो यहाँ पे क्या है, जो एल नीनो है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। कहलाता है एल नीनो घटना का प्रशांत जो मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है, यानी जो सदर्न ऑस्किलेशन है उसके नाम से जानते हैं। इन दोनों यानी जो दक्षिणी दोलन और इनका बदलाव है और एल नीनो, इनको संयुक्त रूप से एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, एल नीनो दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन शक्तिशाली होता है, विश्व के वृहद मौसमी संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। यानी जो सदर्न जो एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन होता है जिस वर्ष विश्व में वृहद पैमाने पर मौसमी परिवर्तन होते हैं, मौसम संबंधी जो भिन्नताएं देखी जाती है। जैसे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है, जो चिली वाला पोर्शन था, पेरू वाला। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत में अकाल यानी सूखाग्रस्त हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। उसी प्रकार से चीन में बाढ़ आ जाती है। इन घटनाओं को ध्यान में पूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों में मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अब इस पैराग्राफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जो एल नीनो का प्रोसेस होता है वो प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है। और दूसरी चीज यह याद रखनी है कि जब एल नीनो आता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कभी कभी सूखा और अकाल की स्थिति आ जाती है, यानी यहाँ पे वर्षा कम होती है अपेक्षाकृत। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट हमारी जो स्थानीय पवने हैं, स्थल और जो समुद्र समीर है, वायु राशियां हैं, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है। मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और इसी प्रकार से जो इंटरेस्टिंग वे में जो एनसीईआरटी का डिस्कशन है उसको देखें। थैंक यू।